गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। आज एक स्टेप अहेड चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो फोर्सेस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, उन फोर्सेस को बोलते हैं हम इम्पल्सिव फोर्सेस। जैसे आपका क्रिकेट का प्लेयर होता है, बैट्समैन बॉल को हिट करेगा, तो जब बॉल का बैट के साथ जो कांटेक्ट होगा वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। उस मोमेंट पे जो बॉल है बैट के ऊपर जो फोर्स डालेगी, ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? दैट फोर्स इज कॉल्ड योर इम्पल्सिव फोर्स। तो ऐसी फोर्सेस जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, उन फोर्सेस को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। तो बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। जैसे आप बैडमिंटन प्लेयर है, शटल को हिट करता है, रैकेट से हिट करता है, तो शटल और रैकेट के बीच में जो कांटेक्ट होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर इम्पल्सिव फोर्स। आपका जो हॉकी प्लेयर है, हॉकी की बॉल को हिट करेगा स्टिक के साथ, तो जिस मोमेंट पे स्टिक जो है बॉल को हिट करेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हिट करेगी, तो उस टाइम जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज़ योर इम्पल्सिव फोर्स। आपका वॉलीबॉल प्लेयर है, बॉल को हिट करेगा, हाथ से हिट करेगा, तो उस मोमेंट पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कांटेक्ट होगा आपका हाथ का और बॉल का। तो होता क्या, जो इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखिए ज़रा, है ना। पहले जैसे ही आपका मान लो ये बैट है, तो जैसे ही बैट और बॉल का कांटेक्ट होगा, जब बॉल आपकी दूर होगी तो उस मोमेंट पे इम्पल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। जैसे बॉल इसके नज़दीक आएगी और जब इसके बिल्कुल टच करने लगेगी, तो उस मोमेंट पे आपकी इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका पहले ज़ीरो होगा। जब ज्वाइन नहीं किया इसने, मैग्नीट्यूड आपका ज़ीरो होगा। जब इसने हिट नहीं किया, उस मोमेंट पे आपका मैग्नीट्यूड इम्पल्सिव फोर्स का क्या होगा? दैट विल बी ज़ीरो। फिर वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, इंक्रीज़ करेगा, फिर मैक्सिमम होगा। फिर बॉल जो है बैट को जब हिट कर लिया, तो दोबारा से वो उनके बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो छूट जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब कॉन्टेक्ट छूट जाएगा तो उस मोमेंट पे जो इम्पल्सिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एकदम से ज़ीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड पहले मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा, फिर इंक्रीज़ करेगा मैग्नीट्यूड, फिर क्या होगा, इंक्रीज़ करने के बाद उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम होने के बाद वो दोबारा से वो डिक्रीज़ करने लगेगा। जब बॉल और बैट का कांटेक्ट बिल्कुल छूट जाएगा, तो उस मोमेंट पे जो इम्पल्सिव फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है इम्पल्सिव फोर्स का, वो मिनिमम टू मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम टू मिनिमम गया, इस तरह से आपका तो ऐसी फोर्सेस जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? हम इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। अब इम्पल्स क्या होता है, देखिए ज़रा। इम्पल्स होता है जो आपकी इम्पल्सिव फोर्स है, जितने मोमेंट के लिए वो लगी, जितने इंटरवल के लिए वो लगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। जैसे मैंने बैट और बॉल के बीच में बात किया कि बॉल ने बैट को हिट किया या बैट ने बॉल को हिट किया, रैकेट ने शटल को हिट किया, फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को जोर से किक किया, तो उस मोमेंट पे, ठीक है, तो कितनी फोर्स लगी और कितने ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स सीधे सा मतलब, सो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच योर फोर्स एक्ट्स, कि कितने टाइम के लिए आपकी फोर्स लगी, जो इम्पल्सिव फोर्स है कितने मोमेंट के लिए लगी, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। ये तो हो गया फोर्स इनटू टाइम इज जस्ट इम्पल्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जे। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी, बिकॉज फोर्स इनटू टाइम, टाइम तो आपका स्केलर है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स विद टाइम होगा, तो आपको वेक्टर मिलेगा। जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन जो है फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। तो अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स।
तो इम्पल्स, जैसे मैंने कहा कि आपका इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज द फोर्स विच एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, उन फोर्सेस को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। जो फोर्सेस आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, उन फोर्सेस को बोलते हैं हम impulsive force. Let me introduce a paper. So yes, it is. So यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स की बात करेंगे हम। तो आपका जो इम्पल्स होगा, डीजे लिखा मैंने इसको, बहुत छोटा सा अमाउंट, सो एफ इंटू डी टी, ये है आपके पास इम्पल्स। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डी टी टाइम के लिए फोर्स लगी, जितनी फोर्स लगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उस ड्यूरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो क्वांटिटी मिली उस क्वांटिटी को क्या बोला हमने, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड योर इम्पल्स। अब अगर आपकी जो फोर्स है वो टाइम इंटरवल, इफ फोर्स एक्ट्स फॉर टाइम इंटरवल, अगर इफ आपकी जो फोर्स है वो एक्ट करती है कितने टाइम इंटरवल के लिए, T2 माइनस T1 के लिए। कहने का मतलब T1 से T2 तक आपकी जो टाइम है वो चेंज करेगा फ्रॉम T1 टू T2। तो उस केस में क्या होगा, हम इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ डी जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी टी। आपका जो टाइम है, योर टाइम इज चेंजिंग, कहाँ से चेंज किया, T1 से, जैसे ही आपकी ये है टाइम इंटरवल T2, हाँ T1 से लेकर T2 तक, तो हमने इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से अगर फोर्स कांस्टेंट, तो देखो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, अगर आपकी कांस्टेंट फोर्स लगती है, लेकिन आपकी जो इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं वो कांस्टेंट फोर्सेस नहीं होती हैं। लेट योर फोर्स इज कंसिडर टू बी कांस्टेंट, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट माने तो इफ़ फोर्स इज़ कांस्टेंट, तो दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। इफ़ फोर्स इज़ कांस्टेंट, तो उस केस में आपकी इंटीग्रेशन से बाहर आपका फोर्स निकल जाएगा, तो ये बन गया एफ इंटीग्रल ऑफ डी टी, लिमिट्स वेरी फ्रॉम T1 टू T2। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा इसका इंटीग्रल, इसकी पावर होगी T⁻0, ऐड किया टी की पावर में 0+1 डिवाइड बाई 0+1, तो सिंपली टी बना इसका इंटीग्रल। तो ये बन गया आपके पास एफ वेक्टर फॉर्म में एफ, और यहाँ पे बना टी इंटीग्रल, सो लिमिट्स वेरी फ्रॉम T1 टू T2। अब हम लिमिट्स यूज़ करेंगे तो ये बन गया एफ, और विद इन ब्रैकेट इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 को लिखा हमने डेल्टा टी। फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी चेंज करती है, जो चेंज को हम शो करते हैं वो डेल्टा से शो करते हैं, तो यहाँ से आ गया आपके पास एफ इंटू डेल्टा टी, सो ये बना आपके पास इम्पल्स। ठीक है, डी जे का इंटीग्रल बना सिंपली जे। तो इम्पल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। थोड़े से मोमेंट के लिए, जैसे बॉल ने बैट को हिट किया तो थोड़े से मोमेंट के लिए कॉन्टेक्ट होगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी। तो जितनी फोर्स लगी आपकी, जितनी फोर्स इम्पार्ट की, और इनटू जितने टाइम के लिए फोर्स लगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज योर, क्या बोलेंगे उसको हम, इम्पल्स बोलेंगे। सो इम्पल्स इज अ वेक्टर। तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए जरा, ये इम्पल्स, ये फोर्स, और जिधर को आपका फोर्स होगा उधर को ये आपका इम्पल्स होगा। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की, बात करें तो फोर्स की यूनिट्स आपके सीजे सिस्टम में डाइन, और टाइम की यूनिट्स आपके सेकेंड, तो डाइन सेकेंड। तो एसआई सिस्टम में आपके यूनिट्स क्या होंगे, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन है और इसके यूनिट्स आपके सेकेंड है, तो न्यूटन सेकेंड। तो ये यूनिट्स रहेंगे आपके, न्यूटन सेकेंड हो गया आपका, या डाइन सेकेंड हो गया, ये यूनिट्स होंगे। अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, J इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 इंटू टी, डेल्टा टी का मतलब टी, तो सिंपली हो गया MLT-1, ये दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर योर इम्पल्स। सो तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला, ये आपका जो इम्पल्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला भी यही होता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट। तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे हमने इम्पल्स डिस्कस किया। इम्पल्स के लिए हमने बात की इम्पल्सिव फोर्सेस की, द फोर्सेस विच एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन,
जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्सेस लगते हैं उनको इम्पल्सिव फोर्सेस कहा। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कोट किए। फिर फोर्स इनटू टाइम, है ना, एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने फोर्स इनटू dt टाइम लिया, इंटीग्रेट किया एक्सप्रेशन को, सो j कम्स आउट टू फोर्स इनटू डेल्टा t। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखिए जरा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, so impulse momentum theorem, so let me drag it down first. So impulsive, so here is impulse momentum theorem. Impulse momentum थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, तो योर फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये किया था हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन के हिसाब से। यहाँ से आप क्रॉस मल्टी, देखो एक चीज़ है कि फोर्स इनटू टाइम, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर्स इनटू टाइम मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, इफ़ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन, सो फोर्स इनटू dt इज इक्वल टू dp, ये बना आपके पास। तो तभी कहा हमने कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ इक्वल टू योर इम्पल्स यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट जब आपके टाइम t इज़ इक्वल टू 0, देन अगर मोमेंटम की वैल्यू आपकी, देन मोमेंटम आपका p1 है, ठीक है। व्हेन t इज़ इक्वल टू t, हमने शुरू किया 0 टाइम से, और जब आपका टाइम 0 है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने नोटिस किया, तो उस मोमेंट पे उसका मोमेंटम मान लो p1 है। जब आपका टाइम t हो गया तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हुआ p1 टू p2। तो ये अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को। देखिए ज़रा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dp, ठीक है। लिमिट्स, आपकी लिमिट्स चेंज करेंगी कहाँ से कहाँ तक, p1 टू p2। जब आपकी इम्पल्सिव फोर्स लगेगी तो डेफिनेटली मोमेंटम में चेंज होगी। तो इनिशियल मोमेंटम आपका p1 है और फाइनल मोमेंटम आपका p2 हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास f, इंटीग्रल ऑफ f इंटू डी टी। लिमिट्स चेंज करेंगी 0 टू t, क्योंकि आपका वेरिएबल है यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम वेरिएबल है। तो यहाँ से तो f को निकाल दो बाहर, इफ़ f इज़ कांस्टेंट, अगर f कांस्टेंट है तो इट इज़ टेकन आउट। तो यहाँ से आ गया आपके पास इंटीग्रल लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 टू t इंटू डी टी, ये बना आपके पास। तो dp का इंटीग्रल p हुआ सीधा, सो इट इज़ p, लिमिट रही इसकी p1 टू p2 इज़ इक्वल टू f। सो यहाँ पे इसका इंटीग्रल आया t, लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 टू t। देखिए ज़रा, अब लिमिट्स यूज़ करिए यहाँ पे, तो क्या बनाइए, ये बन गया आपके पास p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर पेपर, सो यस इट इज़, सो p1 माइनस p2 इज़ इक्वल टू f, आपकी वेक्टर फॉर्म में तो आप वेक्टर लगा दें इसमें f, और ये बन गया t माइनस 0। तो t माइनस 0 को हम डेल्टा t भी लिख सकते हैं, चेंज इन, है ना, चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल है, तो इट इज़ f इंटू डेल्टा टी, इट इज़ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए ज़रा, फोर्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से क्या जाएगा, p2 माइनस p1, सो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देखिए ज़रा, यहाँ से बहुत सारे आपके कुछ एक एग्जांपल मैं कोट करूँगा। तो जो फोर्स इम्पार्ट होगी उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, चेंज इन मोमेंटम। न्यूमरेटर में है चेंज इन मोमेंटम, और नीचे है आपके पास मोमेंटम, और ये है टाइम इंटरवल ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये बना आपके पास। अब देखो जरा, चेंज इन मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम, हाँ, अगर आपका डेल्टा टी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी, इफ़ डेल्टा टी इज़ स्मॉल ना, अगर डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल होगी तो उस केस में जो फोर्स इम्पार्ट होगी तो वो क्या होगी, वो फोर्स जो इम्पार्ट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी।
बिकॉज आपकी जो फोर्स इम्पार्ट हो रही है, ठीक है, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब इसके एग्जांपल देखिए ज़रा, जब आपका क्रिकेट का प्लेयर कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को वो नीचे की तरफ करता है, ठीक है, योर क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल टेकिंग ए कैच। ऐसा नहीं कि बॉल को उधर पकड़ा और बिल्कुल स्टेशनरी रखा हाथों को। अगर स्टेशनरी रखा तो जो बॉल है पहले उसके पास मोमेंटम है, मोशन में है, फिर उसका मोमेंटम ज़ीरो होना है, रेस्ट में आना है उसने, क्योंकि जब बॉल को पकड़ लिया जाएगा तो इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम होगा, जब हाथ को बिल्कुल स्टेशनरी ही रखा तो उस केस में जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जो मोमेंटम को चेंज होने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो आपके जो हैंड्स हैं क्रिकेट के प्लेयर के, वो क्या हो सकते हैं, उसमें इंजरी हो सकती है। तो क्रिकेट का जो प्लेयर है जब कैच को पकड़ता है तो अपने हाथों को वो क्या करता है, ही लोअर्स डाउन, वो ड्रैग करता है हाथों को पीछे की तरफ, ताकि जो मोमेंटम को चेंज होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। जितना टाइम ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी को इंक्रीज़ करेगा बाय ड्रैगिंग हिज हैंड। तो उसने इंक्रीज़ किया इसको, डेल्टा टी को इंक्रीज़ किया, और ये डेल्टा टी अगर इंक्रीज़ हो गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इसकी स्मॉल हो गई, ठीक है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ करेगा उतना ही आपके हाथों के ऊपर फोर्स कम लगेगी। उसी तरह से देखिए ज़रा, आपके जो ग्लास वियर्स होते हैं, चाइना वियर्स होते हैं, उनको आपकी थर्मोकोल पैकिंग में जब ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसकी थर्मोकोल पैकिंग होती है। जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आपके टेलीफोन है, अब मोबाइल फ़ोन है, इसकी देखेंगे पैकिंग, जब इसको पैकेट आप खोल के देखेंगे तो थर्मोकोल के बीच में उसको रखा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना होता है इसको, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, जहाँ पे इसकी इंडस्ट्री होती है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना होता है सामान दूसरी तरफ। तो ज़्यादा डिस्टेंस तक अगर आपने सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, उस केस में उसको सेफली आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसकी थर्मोकोल पैकिंग होगी या स्ट्रॉ के बीच में उस चीज़ को रखा जाता है। तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि जिस गाड़ी में उसको आपके सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो आपके जो अनइवन रोड्स होते हैं, जब अनइवन रोड्स होंगे तो आपका जो जर्क लगेगा, है ना, तो जो जर्क होगा तो लगेगा, तो आपके जो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के बीच में थर्मोकोल जो है वो क्या करेगा, जो फोर्स की जो ट्रांसमिशन होगी, जो मोमेंटम का जो चेंज होगा, उसकी ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ कर देगा। तो ड्यूरेशन आपका जैसे डेल्टा टी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थर्मोकोल पैकिंग में, आपकी स्ट्रॉ की पैकिंग में, तो आपका जो फोर्स इम्पार्ट होगी, ठीक है, जब जर्क लगेगा, जब गाड़ी किसी अनइवन सरफेस से होके जाएगी, गड्ढे से होके जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, आपकी डेल्टा टी की वैल्यू, आपका जो थर्मोकोल है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है, जो मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम लगेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इंक्रीज़ कर जाएगी तो आपकी फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम लगेगी। तो उसका मतलब आपके जो डिवाइसेस हैं सारे के सारे सेफली ट्रांसपोर्ट होंगे। उसी तरह से आप सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर अगर आप जंप करते हो ज़्यादा हाइट से, तो आप फ्रैक्चर हो सकता है ना, बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि जैसे ही हम सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरते हैं तो उस केस में जो हमारा मोमेंटम चेंज होगा वो बिल्कुल स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो जाएगा, एकदम से थोड़े से मोमेंट में जो चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम अगर स्मॉल ड्यूरेशन के लिए चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितना डेल्टा टी स्मॉल होगा, ड्यूरेशन जो मोमेंटम को चेंज होने के लिए जितनी ड्यूरेशन कम होगी उतनी आपकी फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो इंजरी हो सकती है। उसी तरह से अगर कोई प्लेयर जो है हिप ऑफ सैंड या हिप ऑफ आपकी जो क्ले है उसके ऊपर जंप करता है तो उसको ज़्यादा उसको इंजरीज नहीं आती हैं। तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि मोमेंटम चेंज होने के लिए, जैसे हिप ऑफ सैंड के ऊपर किसी प्लेयर ने जंप किया तो सबसे पहले जो आपका जो सैंड है वो ईल्ड कर जाएगा, खिसक जाएगा वो नीचे को। तो इसका मतलब जो प्लेयर है उसका जैसे मोमेंटम चेंज होना है तो मोमेंटम चेंज होने में वक्त मिल जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपका क्या होगा, आपकी इंजरीज़ कम होगी, कम फोर्स लगेगी। अगर कम फोर्स लगेंगी तो इंजरीज़ होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। इसी तरह से आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें शॉकर्स होते हैं, आपकी जो व्हीकल्स होती हैं शॉकर्स होते हैं। शॉकर्स आपकी जो लोअर बॉडी होती है टायर के साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है। जैसे ही अनइवन में, ये अनइवन रोड पे, गड्ढों के रोड में से जब कोई गाड़ी, स्कूटर या बाइक चलेगा तो शॉकर होने की वजह से क्या होगा, आपका जो मोमेंटम चेंज हुआ ना, मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी शॉकर होने की वजह से। मोमेंटम चेंज होने में क्या होगा, आपका मोमेंटम इम्पार्ट होगा, तो जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। उसी तरह से आपके शॉकर्स की वजह से हमें
जो गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे उन्हें कम जर्क्स लगेंगे, कम झटके लगेंगे उसको। उसी तरह से आपकी जो ट्रेन होती है उसमें बफर्स होते हैं, सेम प्रोसेस से जैसे आपके शॉकर्स गाड़ियों में होते हैं उसी तरह से उसमें बफर्स होते हैं, वो भी आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इंक्रीज़ करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज़ होगा तो जो भी पैसेंजर्स बैठे होंगे ट्रेन में तो उनको कोई झटके नहीं लगेंगे। तो हाँ, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर इम्पल्स का ध्यान रखिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये, जो फोर्स इम्पार्ट होती है, देखिए ज़रा, फोर्स इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हमने इंक्रीज़ करना है। जिस मोमेंट के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू, जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो हम अपने हिसाब से, हमें अगर फोर्स की वैल्यू कम चाहिए तो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देंगे। तो इस हिसाब से आपकी ये था कि कैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ योर इम्पल्स। अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स। अब ग्राफिकल मेथड से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड तो मैंने पहले भी बात की थी कि इम्पल्स को मेज़र करने के लिए हम फोर्स को, या तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी या फोर्स की वैल्यू चेंज करेगी। पर फोर्स की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो वैल्यू होती है फोर्स की, उसकी वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो आपकी जो इम्पल्सिव फोर्सेस होती है मैग्नीट्यूड मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम आपका वेरी करता है। तो यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस किया व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है उस केस में हम फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसको हम प्लॉट करेंगे। तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ की स्ट्रक्चर कैसी होगी आपके पास, देखिए ज़रा, फोर्स, सो लेट मी रेक्टिफाई इट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैंने फोर्स ली अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और टाइम लिया हमने अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, फोर्स है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया आपका सी पॉइंट, यहाँ पे टाइम टी हो गया, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से अभी डिफाइन किया था हमने कि जो जे होता है, जे इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो ये टाइम हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। ओ सी क्या हो गया, देखो ज़रा, ओ सी हो गया आपके पास ओ सी हो गया आपके पास डेल्टा टी, ठीक है। ओ सी की वैल्यू डेल्टा टी के बराबर, और ओ ए की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, एफ़ के बराबर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स है ना, ये है फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट टाइम के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी, एफ़ है ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है डेल्टा टी है, दैट इज़ टी माइनस ज़ीरो डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास ओ ए इंटू ओ सी, है ना। तो ये किस चीज़ के बराबर है, एरिया। तो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया है इस केस में वो रिप्रेजेंट कर रहा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग इम्पल्स। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ जो होगा उसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा, क्या करी, इम्पल्स रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट करना क्या हमें कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो एरिया बनेगा, जो आपका एरिया आएगा फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर, उस एरिया को क्या बोलेंगे, दैट इज इम्पल्स। अगर दूसरा केस है जब आपकी वेरिएबल फोर्स लगती है तो उस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो केस भी बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे ये आपके पास मान लो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं इनका मैग्नीट्यूड आपका जीरो से चेंज करेगा, जीरो फिर इंक्रीज़ करेगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम टू मिनिमम, और फिर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस और टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमने इस तरह से इसको। और आपकी जो मैंने कहा था आपकी जो इम्पल्सिव फोर्सेज होती हैं इनका मैग्नीट्यूड ऐसे चेंज करता है, यूँ करके आप इसको डिस्कस कर लो, ठीक है। टी पे जाके आपका जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, तरीका वही है। इस केस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे टाइम एक्सिस पे। तो यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे किसके ऊपर, आपके जो कर्व बना है उसके ऊपर। तो यहाँ हमने 2 बिल्कुल क्लोज पॉइंट कंसिडर किए और इसकी वैल्यू डेल्टा टी के बराबर, मान लो ये है, ये बी है, ए बी के मतलब डेल्टा टी, ये वैल्यू है डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, इनको हमने बहुत ही क्लोज करना है कंसिडर, ताकि
आपका जो सी और डी है, मान लो यहाँ पे पॉइंट सी और डी है, ये बिल्कुल ही क्लोज होंगे। अगर क्लोज होंगे तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी हाउ हमने क्या किया, वही टेक्निक यूज़ किया हमने कि हम बिल्कुल क्लोज क्लोज पॉइंट कंसीडर करते चलेंगे। आपकी स्ट्रिप की फॉर्म में आता चलेगा, उसका एरिया हमें जो स्ट्रिप्स हैं इसका एरिया हम निकालते चलेंगे। जो एरिया आएगा उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, वो आ जाएगा इम्पल्स फॉर ड्यूरेशन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के लिए हमने क्या करना है, अगर हमने इम्पल्स निकालना है तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर किया ऑन टाइम एक्सिस, नॉर्मल ड्रॉ किए कर्व के ऊपर, सी और डी पे बना, बिकॉज सी एंड डी आर वेरी क्लोज टू इच अदर। अगर ये क्लोज हैं तो फोर्स की वैल्यू प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगी, इजंट इट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो फोर्स इनटू डेल्टा टी वो किस चीज़ के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स के बराबर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, ये जो अब लिख रहा हूँ मैं, द एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप, जो आपकी शेडेड स्ट्रिप है, कौन सी है शेडेड स्ट्रिप आपके पास, ए बी सी डी। तो ये बना ए बी सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो ये बन गया ए डी, ये हो गया ए डी इंटू ए बी इस तरह, क्योंकि पॉइंट बहुत ही क्लोज हैं। ए डी की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, एफ़ के बराबर। ये वैल्यू देखिए ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्स कर दिया हमने, इसको एफ़ कर लिया हमने, ठीक है। ये टाइम बना डेल्टा टी, ये बना डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो आपकी जो ये बिल्कुल ही क्लोज होंगे पॉइंट सी और डी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, इस तरह से आएगा ये, जब ये पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे बनेगा ये। तो ये जब पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे तो बिल्कुल ऐसे बनेगा ये, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, इजंट इट। तो ये आ गया आपके पास, तो इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लो। तो ए डी की वैल्यू एफ़ के बराबर, और आपके पास ए बी की वैल्यू लिखी हमने डेल्टा टी के बराबर। तो ए आ गया आपका थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए आपका इम्पल्स डेल्टा जे। अगर हमने टोटल निकालना होगा, टोटल इम्पल्स निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इसी तरह से डिवाइड करेंगे और सभी स्ट्रिप्स का हम एरिया निकालेंगे और इस तरह से आप उनको सम अप करेंगे। तो सब हम सम अप कर देंगे तो वहाँ से एरिया आपका निकल आएगा, इजंट इट। तो ये तरीका है इसको करने का। तो यहाँ से इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनेंगी, क्लोज पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, तो उस तरह से, ठीक है। तो आप शेडेड, मैं इसको डिफरेंट कलर में कर रहा हूँ। तो जो हमने ऐसे कंसिडर किया ना, ये हम इन स्ट्रिप्स का एरिया निकालते चलेंगे, तो सम करते चलेंगे इनका एरिया, ठीक है, इस तरह से बात बनेगी। तो क्या होगा, यहाँ से आपकी इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जे। तो बन गया डेल्टा जे इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास समीशन, ठीक है। आपके पास जे कितना होगा, टोटल जे की बात कर रहा हूँ मैं, डेल्टा यहाँ से उड़ा देंगे हम। तो टोटल जे क्या होगा, इन सभी स्ट्रिप्स का जो आपका इम्पल्स होगा, तो जे इज़ इक्वल टू डेल्टा जे। सो डेल्टा जे, तो बन गया डेल्टा जे, और इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी, इसकी वैल्यू की समीशन डेल्टा जे की वैल्यू क्या है, एफ़ इंटू डेल्टा टी। ये बना आपके पास एफ़ इंटू डेल्टा टी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे इसको, इजंट इट। हाँ, फिर हमने एक चीज़ किया कि इफ़ डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, अगर डेल्टा टी को हम बहुत ही ज़ीरो कर दें, बहुत ही क्लोज है, तो आपके पास कितनी, यहाँ पे कितनी स्ट्रिप्स आएंगी, इस तरह से वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आएंगी। ऐसी जो इन स्ट्रिप्स हमने स्ट्रिप्स ये किया, इस तरह की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आएंगी हमारे पास, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, जो समीशन का जो निशान है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाई किस चीज़ से, हम इंटीग्रेशन से हम रिप्लेस कर देंगे। इफ़ डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो देन द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बिकम्स इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो जाएंगी। देयरफॉर यहाँ से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, योर जे विल बी, आपके पास जे आ जाएगा, जे इज़ इक्वल टू हाउ मच, लिमिट डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो ये हो गया समीशन एफ ऑफ डेल्टा टी यूँ करके। सो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई किस चीज़ से हम रिप्लेस कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन से 0 टू टी। तो ये आ गया आपके पास एफ इंटू डी टी, ठीक है। तो ये आ गया एरिया अंडर, दोबारा से एरिया अंडर, कहने का मतलब क्या है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो, जो आपका ग्राफ बनेगा उसका जो एरिया आएगा, वट एवर मेथड, उस एरिया को निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर लो। तो जो एरिया आएगा फोर्स और टाइम के ग्राफ के बीच में, चाहे आपकी कांस्टेंट फोर्स हो, चाहे वेरिएबल फोर्स हो, किसी भी तरह की फोर्स हो, तो आप फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करिए। तो फोर्स वर्सेस ग्राफ प्लॉट करने के बाद
आप उसके अंदर जो एरिया आता है उस एरिया को निकाल दो, वट एवर मेथड यू ऑप्ट, इट हार्डली मैटर्स, उस चीज़ को मैटर नहीं करेगी। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से भी आप इम्पल्स निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे, नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया हमने, क्या कहा, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये था पहला नियम कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक हम बाहर से उसके ऊपर फोर्स न लगाएं, और फोर्स लगी तो चेंज उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। तो फिर क्या है नेक्स्ट कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कि किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और क्या कहा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इम्प्रेस्ड फोर्स या फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी, एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम का चेंज होगा। ये था आपका सेकेंड लॉ। अब एक थर्ड लॉ देखिए जरा, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स डालेंगे तो वो जो बॉडी है हमारे ऊपर भी उतनी ही फोर्स लगाएगी। जैसे हम क्या करें, दीवार को हम धक्का लगाएं, ठीक है, हमने फोर्स F लगाई तो दीवार हमें भी उतनी ही फोर्स लगाएगी। जब हम चलते हैं तो पाँव से हम ज़मीन को पीछे की ओर क्या करते हैं, पुश करते हैं, और उसका रिएक्शन, उसकी रिएक्शन क्या, हमें ज़मीन भी आगे की तरफ, उसके रिएक्शन के बदले हमें आगे की तरफ धक्का लगाती है, उसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहाँ पे फोर्स लगेगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स डालेगी, ठीक है, एक बॉडी दूसरी के ऊपर फोर्स डालेगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर डेफिनेटली उतनी फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। एक फोर्स को बोलेंगे हम एक्शन, दूसरी फोर्स को बोलेंगे हम रिएक्शन। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा ही डिफरेंट बॉडीज में होते हैं। अगर ये सेम बॉडी में होंगे तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्शन और रिएक्शन होगा डिफरेंट इसमें होगा। देखिए जरा, हियर इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एग्जांपल, हम क्या करते हैं, यहाँ से आपकी जो ज़मीन को हम यूं करके ड्रैग करेंगे, पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे, इसका रिएक्शन हमें यूं करके मिलेगा, इधर को मिलेगा रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, है ना। ये जो रिएक्शन है, मान लो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, दिस एंगल इज थीटा। देखिए ज़रा, तो यहाँ से मैं इसको परमानेंट लेट इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। तो ये बना आपके पास आर कॉस थीटा बना इसका एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट गया आपका ऊपर की तरफ, ये दूसरा कंपोनेंट गया आपके पास आर साइन थीटा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आर साइन थीटा क्या करेगा, हमारे वेट को, देखिए ज़रा, ये है वेट हमारा, तो आर साइन थीटा हमारे वेट को क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा। आर साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर, ये आपका डब्ल्यू, सो वेट के बराबर। वेट क्या होता है, एम इंटू जी, ठीक है। तो आर जो आपका जो रिएक्शन है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट बैलेंसेज अवर वेट, वो हमारे वेट को बैलेंस करेगा, और आर कॉस थीटा की वजह से हमारी मूवमेंट होगी। तो आर कॉस थीटा हमारे मूवमेंट के लिए, हमारी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। सो दिस कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मूवमेंट। तो क्या किया हमने, एड़ियों से हमने ज़मीन को पुश किया, उसके बदले में हमें रिएक्शन मिला। अगर हमने यूं करके ड्रैग किया इसको तो हमें इस तरफ को फोर्स मिली, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट ने हमारे वेट को बैलेंस कर लिया, दूसरे कंपोनेंट ने हमें मूव करने के लिए हेल्प किया। तो ये फर्स्ट एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सो समवेयर इट इज़। तो सेकंड एग्जांपल है, जब आपका स्विमर होता है, देखिए ज़रा, ठीक है, आपका जो स्विमर है वो अपने हाथों से क्या करता है, अपने हाथों से वो क्या करेगा, पानी को यूं करके पीछे ड्रैग करेगा, और पानी उसके बदले में उसको फोर्स लगाया, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलेगा उसको, ठीक है। इसी तरह से तो स्विमर क्या करा, व्हाट द स्विमर इज डूइंग हियर इज ही पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में वो क्या करेगा, आपके पानी को पुश करेगा। वो है मान लो रिएक्शन, दैट इज एक्शन, उसको एक्शन मान लो। तो पानी उतनी फोर्स लगाएगा स्विमर के ऊपर, किस डायरेक्शन में, आगे की तरफ, समझ गए। तो इसका रिएक्शन हमें मिलेगा, इसी वजह से स्विमर कैन स्विम, वो स्विम कर पाएगा आगे की तरफ, है ना। और सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ज़रा, आपके जो बर्ड्स होते हैं फ्लाई करते हैं हवा में, तो अपने जो उनके जो आपके जो उनके फैदर्स हैं उनसे क्या करेंगे, ज़मीन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, है ना, आपके हवा को नीचे की तरफ पुश करेंगे, और हवा उनको आगे की तरफ क्या करेगी, ड्रिफ्ट करवाएगी उनको।
तो आपकी जो बर्ड हैं इसी वजह से आपके फ्लाई ऑफ करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आप अगर बोट में बैठे हों, फिर आपने अगर बोट से किनारे पे निकलना हो तो क्या करेंगे, हम पाँव से बोट को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे, है ना, पाँव से हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे, और ये जो इसका हमें रिएक्शन आगे की तरफ मिलेगा, इसका रिएक्शन हम आगे की तरफ मिलेगा, और आपने नोटिस किया होगा आपकी जो बोट है वो इधर को जाएगी और आप इधर को छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा जो आपका बोटमैन होता है, जब उसने बैंक से, है रिवर के बैंक से अंदर की तरफ बोट को धकेलना हो तो जो उसके पास बैम्बू होता है, जो स्टिक होती है, उससे क्या करता है, उसको आपके बैंक को पुश करता है। वो जब उसको पुश करेगा उसका रिएक्शन मिलेगा तो उसकी बोट पानी के अंदर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके सैटेलाइट की लॉन्चिंग देखी होगी आपने टीवी में, तो उसमें जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होती हैं उसमें बैक साइड से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, धुआं निकलता है, तो हाई स्पीड के साथ एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। तो जो गैसेस निकलेंगी वो फोर्स डालेंगी कंटेनर के ऊपर, है ना, तो ये उसकी वजह से क्या होगा, इसको आगे की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ इसको रिएक्शन मिलेगा। तो ये रिएक्शन मिलेगा इसको ऊपर की तरफ, तो ये आपका एक्शन हो गया और ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल चलती हैं, तो टायर जब रन करेगा, जो टायर है वो ज़मीन को पीछे की तरफ क्या करेगा, फोर्स डालेगा, और ज़मीन उतनी फोर्स उसको आगे की तरफ लगाएगी और आगे की तरफ जाएगा। तो ये इधर को लगी फोर्स और इसका रिएक्शन आगे को तो मिला, तो रिएक्शन इसी वजह से आपकी जो व्हीकल्स हैं वो भी चल पाते हैं। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप हैमर से क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं, है ना, जिस चीज़ को स्ट्राइक किया हैमर ने फोर्स डाली उसके ऊपर, उतनी फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डालेगा, उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट, हाँ अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, तो आपके ये अर्थ है, देखिए ज़रा अर्थ है, ठीक है, अर्थ को किसी चीज़ ने स्ट्राइक किया, ये स्टोन किया मैंने, यहाँ पे ये स्टोन ऊपर से गिराया हमने, तो ये नीचे को आ रहा है ना, जैसे नीचे आएगा तो क्या करेगा, इसके सरफेस पे आएगा यूं करके, तो इसके ऊपर फोर्स डालेगा नीचे की तरफ, और अर्थ इसको ऊपर की तरफ फोर्स डालेगी, इजंट इट। तो जो फोर्स आपका जो स्टोन है अर्थ के ऊपर डालेगा उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, और आपकी जो अर्थ है इसको फोर्स डालेगी ऊपर की तरफ, है ना। तो आपकी जो देखा होगा कई बार जो बॉल है, बॉल देखिए, बॉल जैसे ज़मीन के ऊपर गिरती है तो रिबाउंड करती है वो, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ, जो रिएक्शन मिला उसको, जो फोर्स डाली अर्थ ने उसके ऊपर फोर्स डाली, उतनी फोर्स डाली जितनी आपकी बॉल ने अर्थ के ऊपर फोर्स डाली। लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी जो अर्थ की मूवमेंट है वो हमें नज़र नहीं आती है। इसके पीछे सीधा सा रीज़न है कि F इज इक्वल टू ma होता है, आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू F अपॉन m। ठीक है, तो m की वैल्यू, अर्थ की जो मास है बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आपकी जब बॉल हिट करेगी, आपकी अर्थ को हिट करेगी, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, उसको नोटिस भी नहीं कर सकते हम। उसी तरह से देखिए ज़रा, आपका जो फुटबॉल प्लेयर है वो बॉल को क्या करता है, किक करता है, तो आपका जो बॉल है, आपका बॉल ट्रैवल करता है आगे की तरफ, है ना, आपका जो बॉल है, ये बॉल ले लिया मैंने, इसको हिट करवाया, तो ये हिट करेगा इसको, तो बॉल चला जाएगा आगे की तरफ, और इसका पाँव पीछे की तरफ जाता है, आपका जो प्लेयर का पाँव पीछे की तरफ जाएगा। जो फोर्स फुट ने बॉल के ऊपर डाली, लेट दैट इज एक्शन, और जो आपका जो बॉल है वो पाँव के ऊपर फोर्स डालेगा, वो है रिएक्शन, उसी की वजह से पाँव की मूवमेंट पीछे की तरफ होगी। तो इस तरह से हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं। लेकिन आपका बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो फुटबॉल का प्लेयर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, उसको धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मास है, आपकी प्लेयर की जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका जो फुटबॉल है। तो जितना ज़्यादा मास होगी उतना जो एक्सेलेरेशन होगा, उतना ही एक्सेलेरेशन कम होगा, वो नोटिस भी नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा नोटिस होगा, जो पाँव पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन प्लेयर उधर का उधर ही रहेगा, इजंट इट। तो इस तरह से, तो जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं। एक फोर्स को आप एक्शन बोल लो, दूसरी फोर्स को आप रिएक्शन बोल लो, और जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं दोनों डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, दो बॉडीज़ हैं, एक किसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, है ना, लेट दिस इज़ बॉडी नंबर 1, दिस इज़ बॉडी नंबर बी। तो बॉडी नंबर ए के ऊपर बी की तरफ की वजह से फोर्स लगेगी इधर को, और बॉडी नंबर बी के ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू ए, उसकी जाएगी इधर को वैल्यू। ठीक है, बी के ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये जो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस हैं एफ ए बी का मतलब फोर्स एक्स ऑन ए ड्यू टू बी। बी जो बॉडी है ए के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी उसको मैंने लिखा एफ ए बी, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। माइनस साइन क्यों लिया? बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसलिए नेगेटिव साइन इज टेकन इनटू
अकाउंट। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये एफ ए बी की जगह इसको हम 1 मान लें तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये थे कुछ एक एग्जांपल, आपके पास कुछ एक चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इस लॉ से आपका फर्स्ट लॉ भी निकलता है, सेकेंड लॉ थर्ड लॉ भी निकलता है। तो इसका मतलब बेसिक सा एक लॉ है, वहाँ से आपके दोनों लॉज आपके डिराइव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसीलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड योर, क्या बोलेंगे इसको हम, रियल लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। इसी की एक्सटेंशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी की एक्सटेंशन है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इजंट इट। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, देखिए ज़रा, हमने पढ़ा, अब लिखा कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकेंड लॉ। तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी किया हमने। अगर सिस्टम के ऊपर आप फोर्स एक्ट नहीं करते हैं, नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालें तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, जीरो, एफ की वैल्यू जीरो हो गई, एम इंटू ए, नल वेक्टर एक्चुअली ये है ना। तो यहाँ से एम नेवर भी जीरो, मास की वैल्यू तो कभी जीरो नहीं हो सकती बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो एक ही ऑप्शन रही आपके पास कि ए की वैल्यू ही जीरो होगी, एक्सेलेरेशन आपका जीरो होगा। एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब समझते हो, या तो वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी या वी की वैल्यू जीरो होगी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब वी इज कांस्टेंट, ये निकला आपके पास, वी की वैल्यू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट दो वैल्यूज हो सकती हैं, वी की वैल्यू अगर जीरो है, नंबर दो, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है, दो वैल्यूज नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो तब भी कांस्टेंट हुई, जीरो तब भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या है कि आपके सिस्टम के ऊपर इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, देन आपका जो ऑब्जेक्ट है या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, v जीरो होने का मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा, यहाँ से आएगा ये। तो इसको देखो मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में बता रहा हूँ, इफ़ नो फोर्स एक्ट्स ऑन योर सिस्टम, है ना, देन आइदर योर ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा, और योर ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करता रहेगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहाँ से शुरू किया हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से शुरू किया, और हम कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless it is compelled by external force। तो यही चीज़ यहाँ से निकली कि अगर कोई सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो भी तो हो सकती है, तो या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करा तो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ वो मूव करता रहेगा। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो निकला आपके कहाँ से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अब दूसरा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन इन योर सेकेंड लॉ। कैसे हम प्रूव करेंगे, मान लो आपने टेबल जैसा कंसीडर कर लिया, तो टेबल के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा है, बुक रखा है आपने, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है, इसको हमने टेबल के ऊपर रखा है, इसको मान लो आप बॉडी नंबर 1, ठीक है, इसको बॉडी नंबर 1 मान लो, इसको बॉडी नंबर 2 मान लो, इजंट इट। तो बॉडी नंबर 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू सेकेंड, उसकी वैल्यू होगी नीचे की तरफ, फोर्स 1 2, फोर्स एक्ट्स ऑन योर बॉडी नंबर 1 ड्यू टू सेकेंड, और उसका रिएक्शन मिलेगा ऊपर की डायरेक्शन में यूं करके, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में यूं करके, और इसको बोलेंगे हम F21 यूं करके, इजंट इट। तो टेबल के ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा है, कोई आपने कॉपी रखी है, कोई किताब रखी है, तो जो किताब है वो फोर्स डालेगी टेबल के ऊपर नीचे की तरफ, उसको वेट बोलते हैं, उसका रिएक्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी तभी तो वो वहीं पे बनी रहेगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम F12 की वैल्यू, F12 के द फोर्स एक्टिंग ऑन योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड। अगर फोर्स लगेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका उसका मोमेंटम चेंज होगा, dp1 अपॉन dt, ये मोमेंटम चेंज होगा। फिर लिखा हमने F21, अगर फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी तो सेकेंड मोमेंटम का मोमेंटम चेंज होगा। तो कैसे शो करेंगे, dp2 अपॉन dt, ऐसे लिखा हमने, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, लेट वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2,
एडिंग दिस टू इक्वेशन F12 प्लस F21 इज इक्वल टू कितनी होगी इसकी वैल्यू, ये होगी dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt, ये वैल्यू होगी, इजंट इट। यहाँ से आप dt निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से बन जाएगा P1 प्लस P2, यूँ करके आएगा, ठीक है। अगर सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन योर सिस्टम, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो एफ की वैल्यू अगर टोटल ज़ीरो है, इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन योर सिस्टम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, ये बन गया P1 प्लस P2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ये है ना, जब सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगी तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से क्या हो गया F12 प्लस F21 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ गया सीधा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। एक कौन सा लॉ है, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह से आपने प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि न्यूटन सर सेकेंड लॉ मोशन से आप फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हो, आप सेकेंड लॉ भी निकाल सकते हो। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इजंट इट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बात बड़ी सीधी सी है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो जिस सिस्टम के ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स, कोई बाहर के साथ आपके सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्ट ना करे, उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कहने का मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगी, सिस्टम भी बाहर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो उससे सिस्टम को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो किसी चीज़ का, बस बात बड़ी सीधी सी। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, ये निकले स्टेटमेंट नंबर 1, लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में तो उसका लीनियर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट था, हर चीज़ उसकी कांस्टेंट रहती है, वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के साथ। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम, हाँ, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, या लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी स्टेटमेंट निकल गई। सो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, इफ़ नो फोर्स एक्ट्स ऑन योर सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ये सेकंड डेफिनेशन, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर आपके बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है सिस्टम के ऊपर तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो प्रूव करने के लिए हम लेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड फोर्स। फिर कहा हमने कि अगर बाहर से कोई फोर्स लगी, इफ़ एफ इज ज़ीरो, एफ की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ से क्या हो गया, ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट कर दो ज़ीरो की वैल्यू, तो हो गया एफ ज़ीरो इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो डी पी अपॉन डी टी का मतलब ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि पी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब पी हो गया कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट। तो यही तो स्टेटमेंट है। इफ़ नो देखो, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन योर सिस्टम, यहाँ से किया हमने, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन योर सिस्टम देन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये निकल गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको आप बहुत इससे भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एन पार्टिकल्स हैं, उनका मोमेंटम आपका P1 P2 P3 P4 सो ऑन सो फोर्थ Pn है, तो आपके पास कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, उनका लीनियर मोमेंटम आपका इस तरह से है P4 और सो ऑन सो फोर्थ Pn है, ठीक है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका सिस्टम का, इन सब का वेक्टर सम होगा, ठीक है। अगर वेक्टर तो वेक्टर सम होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसका स्केलर सम होता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता चलेगा इस तरह से, ठीक है। तो फिर से वही कि आपके पास F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, पी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे,
तो क्या जाएगा डी डी टी ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस वन सो फोर्थ, और ये Pn अगर n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन ए सिस्टम, अगर f की वैल्यू 0 है तो यहाँ से फिर से आ गया डी डी टी टी ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस वन सो फोर्थ, यहाँ पे Pn। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो P1 है प्लस P2 है P3, इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपका जब तक किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी ना, तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। लीनियर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अगर हम जनरलाइज करें। लेकिन हम बारी बारी से जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे उसी को इसके साथ तय कर देंगे। तो ये बना आपके पास। अब करेंगे हम डिस्कस यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ज़रा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से करेंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। फ्रॉम, ये कर रहे हैं हम, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ज़रा, आपके पास मैंने बॉल्स कंसिडर कर लिया। एक बॉल ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक बॉल मैंने ये कंसिडर किया, ठीक है। इस बॉल को कहा मैंने m1, इसको कहा मैंने m2। ये दोनों मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी है u1, दूसरी की वेलोसिटी है आपकी u2, ठीक है। इन दोनों ने आपकी जो स्पीड है पहली बॉल की, जो u1 इज़ ग्रेटर दैन u2 है, तो स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे के साथ। जब स्ट्राइक करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालेंगी। मान लो ये कर दी मैंने बॉल नंबर 1 और ये बॉल नंबर 2, इस तरह से, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी आपके पास, ये ए बोला इसको मैंने ना, इसको बॉल नंबर ए, इसको बी बोल लो। तो बॉल नंबर ए के ऊपर फोर्स लगेगी किसकी वजह से, बी की वजह से, उसको लिखेंगे एफ ए बी, इसकी डायरेक्शन होगी ये। और एफ बी ए, ये होगा एफ बी ए, एफ बी ए लगेगा इधर को आगे की डायरेक्शन में यूं करके, ठीक है। तो इसकी मास है m1, इसकी मास है m2। फिर ये सेपरेट कर जाएंगे आफ्टर कोलिजन होने के बाद। तो सेपरेट करता हुआ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनको यूं करके, और ये सेपरेट करके ये दोनों दोबारा से मूव करना शुरू करेंगी। मान लो पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और दूसरी की वेलोसिटी v2 हो गई। इसकी मास m1 है, इसकी मास m2 है, यूं करके। अब देखो ज़रा, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना हमने। न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी, द फोर्स एक्ट्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको डेल्टा टी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये किस चीज़ के बराबर है, फोर्स इंटू टाइम। ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ये किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ योर बी, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर हुआ, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, ये किस चीज़ के बराबर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ज़रा, जो आपकी ए बॉल है ये आपके पास ए रहेगी, ये आपके पास बी है, ये ए है, ये बी है। तो फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो, फाइनल m1 v1, इनिशियल कितना है m1 u1। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, m1 v1 माइनस m1 u1, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बन गया ये m1 v1 माइनस m1 u1, ये बना, देखिए ज़रा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। देखो ज़रा, बी पे फोकस करिए। बी का फाइनल मोमेंटम है m2 v2 और इनिशियल मोमेंटम है इसका m2 u2। तो इसको आप 2 बना लो, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बी बॉल की बात हो रही क्योंकि बी पे फोर्स लगी। यहाँ पे देखिए ज़रा, इसको देखना ज़रा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी के ऊपर फोर्स लग रही,
तो बी का मोमेंटम चेंज होगा, ए के ऊपर फोर्स लग रही तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से किया, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एफ इंटू डी टी क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तभी तो बोल रहा हूँ मैं, एफ इंटू डेल्टा टी इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी कितना होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी m2u2, ये है। अब इसको रीअरेंज करके देख लो। ठीक है, u वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और आपकी u2 वाली टर्म दूसरी तरफ, तो ये बन गया आपके पास, देखिए ज़रा m1v1 प्लस इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, तो क्या बना ये m2v2 इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया ये, और इस टर्म को हमने साथ में इसको भी ट्रांसफ़र किया हमने राइट हैंड साइड, तो क्या बना ये m1u1 प्लस m2u2 इस तरह से। तो ये क्या आपका, दिस इज व्हाट इज दिस इज फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये फाइनल लेट मी रेक्टिफाई द स्पेलिंग्स, सो फाइनल लीनियर मोमेंटम LM ऑफ द सिस्टम, ये बना। और राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, माइनस, अब माइनस नहीं प्लस सही है ना, इट इज़ इनिशियल, हाँ ये हुआ इनिशियल, दोनों बॉल्स का देखिए ज़रा, ये पहली बॉल का मोमेंटम है और ये दूसरी बॉल का मोमेंटम है, इनिशियल यू लगा है, इसमें फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, ये सेकेंड बॉल का, तो इसका मतलब दोनों बॉल का फाइनल मोमेंटम का सम दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स। तो ये बन गया आपके पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ऑफ द सिस्टम, कर लो ऑफ द सिस्टम, आपका सिस्टम है टू बॉल्स। तो इस तरह से हमने प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट से। सो फर्स्ट एग्जांपल, आपका फर्स्ट एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन, फर्स्ट एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है रिकॉइल ऑफ गन। आपने देखा होगा जब हम गन को फायर करते हैं तो आपकी जो बुलेट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिधर को आपने उसको फायर किया उस डायरेक्शन में आपकी बुलेट मूव करेगी, और उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो गन है उसको ड्रैग करती है, मूव करती है। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी के साथ आपकी जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मान लो दिस गन, उसको बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, मान लो ये गन, सो दिस इज गन, मान लो ये आपकी, लेट दिस इज योर गन, दिस योर ट्रिगर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगी यूँ करके, जब इसको फायर किया जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मान लो आपकी वेलोसिटी v, स्मॉल v। ठीक है, और इसकी मास मान लो स्मॉल m। आपकी जो मास है मान लो कैपिटल M है, गन की वेलोसिटी इसकी v है, जिस वेलोसिटी के साथ ही यूँ करके जाएगी इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। तो देखो शुरू में आपकी जो लोडेड गन है रेस्ट में है, तो इनिशियली मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द लोडेड गन विल बी ज़ीरो। वो कितने बराबर होना चाहिए, जब उसको फायर किया तो फायर करने के बाद भी आपका लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से बराबर होना चाहिए। सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है आपका, क्योंकि आपका जो लोडेड गन है मास हो गई m, देखो जरा मास कितनी आपकी गन की मास है m और बुलेट की मास है स्मॉल m इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो हो गया ये। फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ योर बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ योर गन। तो मोमेंटम ऑफ योर गन हुआ m, कैपिटल M मास, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ ये रिकॉइल करेगी, प्लस मास ऑफ योर बुलेट, इसकी मास स्मॉल m है, वेलोसिटी इसकी v है ये इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया देखिए ज़रा, ये हो गया ज़ीरो के बराबर, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई आपका m इंटू वी,
कैपिटल M इंटू वी किस चीज़ के बराबर हुआ, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल m इंटू वी। तो v की वैल्यू क्या होगी, v इज़ इक्वल टू माइनस m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। तो जितनी ज़्यादा मास होगी, देखिए ज़रा, जब आपके गन को फायर किया जाता है तो उसको शोल्डर के साथ टाइटली पकड़ा जाता है उसको। अगर उसको थोड़ा लूज रखा जाए तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और हमारे शोल्डर को हर्ट करेगी। ठीक है, तब जब आपकी गन को क्या किया जाता है, जब उसको फायर किया जाता है तो एडवाइस दी जाती है जो आपका फायर कर रहा गन को, सोल्जर भी हो सकता है, कि आपकी जो गन है उसको टाइट करके पकड़ें, कोई गैप ना छोड़ें। अगर गैप छोड़ा होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो जैसे उसको टाइटली आपने पकड़ रखा होगा तो गन का मास और सोल्जर का जो मास है वो भी ऐड हो जाएगा, तो मास की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी, तो जो वेलोसिटी है आपकी रिकॉइल की वो और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंजरी वो आप सेफली उसको फायर कर सकते हो। तो ये था आपका वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। अब आपने देखा होगा नेक्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ, सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। आपका बॉम्ब है या आपका क्रैकर देखे होंगे ना आपने, दिवाली पे बहुत सारे क्रैकर्स फोड़े होंगे। तो कोई क्रैकर है ना, ये क्रैकर है मान लो, ठीक है। तो मान लो इसकी जो मास है, कुछ भी मास है इसकी, m है मास, जब इसको फायर किया जाएगा तो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, वो मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फ्रेगमेंट्स ले लिए इसके, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, और ये तीसरा फ्रेगमेंट, ये चौथा फ्रेगमेंट। ठीक है, तो पहला जो फ्रेगमेंट है, मान लो एक ऊपर की देखा होगा आपने, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं आपके फ्रेगमेंट्स। तो दूसरा फ्रेगमेंट आपका इधर को गया, तीसरा फ्रेगमेंट आपका इधर को गया, चौथा फ्रेगमेंट आपका इधर को गया। इस तरह से आपके मूव करेंगे। मान लो इसका ये m1 है, वेलोसिटी इसकी v1 है, इसकी मास m2 है, वेलोसिटी आपकी v2 है इधर को। ये मास आपकी थर्ड फ्रेगमेंट की m3 है, वेलोसिटी इसकी v3 है। ये आपका मास फोर्थ फ्रेगमेंट की m4 है और इसकी वेलोसिटी v4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक्सप्लोड होने से पहले, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो। इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम, इन सभी फ्रेगमेंट्स का जो लीनियर मोमेंटम होगा, उसका जो वेक्टर सम होगा, दैट हैज़ टू बी जीरो। ठीक है, तो जीरो होने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉलिंग लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं v1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, ये कर दिया मैंने रिप्रेजेंट इस तरह से, v1 गया यूँ करके। फिर देखिए ज़रा, ठीक है, ये बना आपके पास m1 v1 यूँ करके। अब दूसरा, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, सेकेंड वेक्टर को इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास v2, इसको हमने शिफ्ट किया यूँ करके, तो ये हुआ आपके पास m2 v2 यूँ करके। ठीक है, फिर देखो ये v3, देखिए ज़रा, ये गया आपका, इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस किया और इसका जो टेल है वो रख दिया हमने दूसरे के हेड पे, यूँ करके आ गया। फिर 4 का ये जो है टेल है वो हमने 3 के सिर के ऊपर रखा यूँ करके, तो ये बन गया आपका यूँ करके। तो यहाँ पे देखो सभी के सभी वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में हैं, तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, इनका वेक्टर सम होगा 0। तो ये हुआ m3 v3, ये हुआ आपके पास m4 v4। तो इस तरह से, क्योंकि आपका पॉलीगन बना जिसके सारे के सारे वेक्टर्स आपके सेम ऑर्डर में हैं, तो उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से फ्रेगमेंट्स देखे होंगे आपने कि जब हम कोई क्रैकर फायर करते हैं तो उस केस में देखा होगा जो डिफरेंट उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसी वजह से, ताकि उसका लीनियर मोमेंटम आपका सभी का सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से बनेगा ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका आएगा ये दिस। हाँ, मोमेंटा आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, हैंस द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब आफ्टर एक्सप्लोजन इज 0। इन सभी का वेक्टर सम क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सप्लोड होने से पहले 0 है तो 0 होगा। अगर एक्सप्लोड होने से पहले कुछ होगा तो उनका इस तरह से मूवमेंट होगी कि उतना मोमेंटम आएगा। मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, चाहे आप उसको फायर करो, ठीक है, चाहे वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तो लेकिन इनका सभी का सम उतना ही आएगा जितना इनिशियल आपका मोमेंटम होगा। सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच, आप इनको पढ़िए। सो